हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे सैंपल एटोमाइजेशन के साथ में। जैसे हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, वो सैंपल इंट्रोडक्शन था, मतलब इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी चीज़ को, तो वो इंट्रोडक्शन के लिए था। उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, आपका ग्लो डिस्चार्ज पढ़ चुके हैं, नेबुलाइजर वगैरह के बारे में, वेपराइजर के बारे में, तो ये सारी चीज़ हम उसके अंदर देख चुके हैं। तो वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं, तो चैनल पर आपको मिल ही जाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर सैंपल एटोमाइजेशन टेक्निक। इसके अंदर भी क्या होता है, एटमाइजेशन को ही पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर। और ये AAS AFS के अंदर मेनली जो दो मेथड है वो कॉमन है। एक तो फ्लेम एटमाइजेशन हो जाता है और दूसरा जो हो जाता है वो इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजेशन हो जाता है। पिछली वीडियो में ये मैंने बता रखा है, ठीक है, तो उसमें आप जाके देख लेना, तो आपको मोटा मोटा सब चीज़ का आइडिया लग जाएगा एक तरीके से। तो उसके बाद का ये टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो फ्लेम एटमाइजेशन लिखा है। फ्लेम एटमाइजेशन के अंदर ये जो लेफ्ट साइड में आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये पूरा, ये देखो जरा, यहाँ पे क्या होता है, नीचे आपके पास में ये एनालाइट सोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद में नेबुलाइजेशन हुआ, स्प्रे बन गया इसका। डिसॉल्वेशन हुआ, आपका यहाँ पे एरोसोल बनेगा। वोलेटिलाइजेशन के बाद में आपके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर और होगा तो एटम्स, और होगा तो आयंस बन जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने बता रखी थी, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आपका नेबुलाइजर जो है वो क्या काम कर लेता है, जो आपका सोल्यूशन होता है इस तरीके से, उसको वो स्प्रे की फॉर्म में लेके आता है, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लेके आता है। सेम जैसे आपकी परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट वाली जो बॉटल होती है, जो भी स्प्रे वाली बॉटल होती है, तो उससे आपके छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं ना, पूरा पूरा सोल्यूशन भरा होता है उसके अंदर। तो वही होता है, आपकी प्रेशर जो है वो हाई रहता है, मतलब गैस का उसके अंदर। तो जब आप उसको प्रेस कर देते हो तो स्प्रे फॉर्म के अंदर निकल के आती है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर। फिर भाई इसको आप एरोसोल बना सकते हो, फिर इसका वोलेटाइजेशन करके बाद में और हीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ड्राई एरोसोल मिल जाता है। यहाँ पे उसी का गैस मॉलिक्यूल बनेगा, उससे टूट के एटम, उससे टूट के आयन, बस वही चीज़ दिखाई गई है। ये इनकी एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। इसमें जो होता है वो क्या होता है, आप एक सैंपल लेते हो, सोल्यूशन होता है, नेबुलाइज इसको किया जाता है, और इसके साथ में हम क्या लेते हैं, आपको इस टॉपिक के अंदर याद रखना है कि ऑक्सीडेंट होता है, गैसियस ऑक्सीडेंट, मिक्स कर देते हैं इसको फ्यूल के साथ में, ठीक है। दोनों चीज़ आपको याद होगी, ऑक्सीडेंट और फ्यूल भी है इसके अंदर। और इसको फ्लेम के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पे आपका एटमाइजेशन हो जाता है। पिछली वीडियो में वो डायग्राम आपको याद होगा, मैंने बताया हुआ था उसके अंदर। तो पहला क्या है, इसके अंदर डिसॉल्वेशन है, जिसके अंदर से क्या होता है, जो आपका सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और आपको एक सॉलिड फॉर्म के अंदर आपको एरोसोल मिल जाता है, ठीक है। एरोसोल को फिर से आप वोलेटिलाइज कर देते हो और गैसियस मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाते हैं। ये प्रोसेस होती है, एज इट इज आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है और किस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ होती है। अब जो यहाँ पे आपके ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डिसोसिएशन अगर हो जाता है तो आपको एटॉमिक गैस मिल जाती है, और कुछ जो एटॉमिक गैस है वो फिर से आयनाइज हो जाती है और आपको कटायंस मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है इसके अंदर। ये जो नाम है इसका नाम क्या होता है, प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग एटमाइजेशन, या फिर एटमाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसके अंदर ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। अब जो आपके यहाँ पे फ्लेम होती है वो कई तरह की होती है, मतलब इसके अंदर जो आप फ्लेम यूज़ कर रहे हो, एक तो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेंट होता है और फ्यूल होता है। तो ऑक्सीडेंट भी आपका ऑक्सीजन हो सकता है या फिर कह दो एयर हो सकता है, और इसके अलावा जो यूज़ होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और जो फ्यूल होता है वो आपकी नेचुरल गैस हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, एसिटाइलिन हो सकती है, ठीक है। तो इन अब जितनी चीज़ें आप लेते हो, आप केमिस्ट्री में इतना तो आपको पता ही होगा कि जितनी अलग अलग चीज़ें लेते हैं उस हिसाब से आपकी रिएक्शन जाती है, प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो जो आपकी फ्लेम की प्रॉपर्टी है वो फ्यूल और ऑक्सीडेंट दोनों पे डिपेंड करती है। यहाँ पर जो ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये एक फ्लेम का ही डायग्राम है, इसको हम अभी देखेंगे। तो आपका जो इसके अंदर टेम्परेचर होता है, भाई फ्लेम है तो टेम्परेचर तो होगा ही। तो आपका जो टेम्परेचर है वो अगर जैसे 1700 आपका, ये डिग्री सेल्सियस में मैं बता रही हूँ, 17 से लेके 24 तक, मतलब 20 आप लगा सकते हो, 1700 और 2400। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है इस रेंज के बीच में, जब आप ऑक्सीडेंट जो है वो लेते हो, एयर को, ऑक्सीडेंट जब आप एयर ले लेते हो इसके अंदर, और बहुत सारे आप फ्यूल इसके साथ में ले सकते हो। इस टेम्परेचर पे आप उन्हीं को एटोमाइज कर सकते हो जो आसानी से ना खुद ही मतलब टूटते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं, उन्हीं को कर सकते हो। बाकी जो होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड, इनको यूज़ कर लेते हैं। जो ऑक्सीडेंट होते हैं वो 2500 डिग्री सेल्सियस, 25 से लेके 31 तक, ठीक है, 6 का फर्क है इसमें। तो अगर आप इसके साथ में लेते हैं ऑक्सीजन, और अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आप ऑक्सीडेंट ले लेते हैं, और फ्यूल आप इसके साथ में ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एसिटाइलिन लिया है, इनके साथ में मिलके टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, बाकी के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो भी रह जाता है। इसके अलावा जो आपकी ये
फ्लेम होती है, जो ये फ्लेम होती है इसकी, ये कुछ सर्टेन रेंज पे ही आपकी स्टेबल होती है। इसको मेंटेन रखना पड़ता है, कहने का मतलब ये कंट्रोल में रखना पड़ता है, ना कम होनी चाहिए ना ही ये ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये बर्निंग वेलोसिटी को आपकी एक्सीड नहीं कर पाती है तो फ्लेम जो है ना वो वापसी बैक मारती है, मतलब फ्लैशबैक जिसको हम कह देते हैं, तो वो फ्लैशबैक हो जाता है इसका। जैसे आपका फ्लो रेट जो है वो बढ़ता है, जैसे जैसे आपका फ्लो रेट जो है वो बढ़ जाता है तो फ्लेम भी बढ़ती है। फ्लो रेट बढ़ता है यानी कि फ्लेम जो है वो बढ़ती है एक पॉइंट पे आके, जहाँ पे आपका जो बर्नर है और उसकी जो फ्लो वेलोसिटी है और वो दोनों की इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, जो फ्लो रेट होती है और जो बर्निंग वेलोसिटी है ये बराबर हो जाती हैं। यहाँ पे आके वो रुक जाती है, इससे कम होती है तो वो फ्लैशबैक मार देती है। ये मैंने आपको बता दिया। तो कम नहीं होनी चाहिए, आपकी बढ़नी चाहिए और फिर इसके बराबर में आ जानी चाहिए। ये वो रीजन होता है जहाँ पे आपकी फ्लेम एकदम स्टेबल होती है, जब दोनों इक्वल होते हैं। ये इक्वल का साइन आप मान सकते हो। फ्लो रेट बराबर है बर्निंग वेलोसिटी के। अगर मान लो ये ज़्यादा हो जाता है, फ्लो रेट जो है ये और ऊपर जाए जा रहा है, तो जो आपकी फ्लेम है वो भी राइज होती रहेगी और एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपका बर्नर ही है ना, उसका भी काम हो जाएगा, बर्नर का ही। तो यानी कि आपका कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये बराबर रहना चाहिए, तभी आपकी फ्लेम स्टेबल होती है। अब इसी से आप समझ गए होंगे कि आपका जो ये फ्लो रेट होता है, क्योंकि इसी को कंट्रोल करना है, इसको इसके बराबर लेके आना है, तो फ्लो रेट को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। और फ्यूल ऑक्सीडेंट का ये जो आपका मिक्सचर होता है इसको भी कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फ्लो रेट होता है ये किस पे डिपेंडेंट है, बेसिकली इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, आपका ऑक्सीडेंट और जो एयर मिल रही है, यानी कि एसिटाइलिन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका फ्यूल के लिए काम करता है। यहाँ पे आपका फ्यूल जो है वो नेचुरल गैस भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, और ये आपका ऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। इन दोनों के मिक्सचर पर डिपेंड करता है आपका फ्लो रेट कितना है। ठीक है, तो इसके थ्रू फ्लो रेट मेंटेन होगा, फ्लो रेट के थ्रू आपका बर्निंग वेलोसिटी के इक्वल रहेगा, तो आपकी जो फ्लेम है वो एकदम स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद में ये दिख रहा है आपको, ये होते हैं फ्लेम के अंदर अलग अलग रीजन। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो छल्ले बन रहे हैं, ठीक है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला है। तो जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको प्राइमरी बोल देते हैं, जो बाहर एक बन रहा है उसको सेकेंडरी बोल देते हैं। इन दोनों के बीच में जो चीज आ रही है उसको बोलेंगे इंटर, दोनों के बीच में है, और दो जोन के बीच में आ रहा है तो इंटर जोनल रीजन हो गया। इसको पूरा नाम लिखना चाहो तो आप क्या कहोगे कि ये प्राइमरी कंबशन जोन है, ये सेकेंडरी कंबशन जोन है। जल रहा है ना, ये कंबशन ही आएगा, तो प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। अंदर की तरफ से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना, अंदर वाला प्राइमरी होता है, बाहर वाला सेकेंडरी होता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका मतलब स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट रीजन होते हैं वो ये 3 रीजन है, ठीक है। ये इसका जो साइज होता है, ये जो आपकी फ्लेम है ये किस तरीके की दिख रही है, मतलब अपीयर हो रही है, या फिर इसका साइज कितना है, ये भी डिपेंड करेगा आपका किस चीज़ पे डिपेंड है, फ्यूल टू ऑक्सीडेंट रेशियो पे। ठीक है, दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है कि ये किस तरीके की है, किस शेप की है और कैसी दिख रही है, दोनों चीज़ पे डिपेंड करेगा। जो प्राइमरी कंबशन जोन होता है ये आपकी हाइड्रोकार्बन फ्लेम होती है, और जो ब्लू ब्लू आप चमक बोल सकते हो, या फिर ल्यूमिनेसेंस वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, तो वो यहाँ पे दिखती है। ठीक है, उससे आप पता लगा सकते हो कि यही वाला है इसका प्राइमरी कंबशन जोन। यहाँ पे जो है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता इस वाले रीजन के अंदर। जो प्राइमरी कंबशन जोन है इस रीजन के अंदर में थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता, तो इसीलिए इसको तो यूज करते नहीं है फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इस वाले रीजन को यूज नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में आता है इंट्राजोनल, यानी इन दोनों के बीच का जो रीजन आता है ये थोड़ा पतला होता है इस तरीके से यहाँ से। तो अगर हाइड्रोकार्बन वाली फ्लेम होती है तो ये थोड़ा इस तरीके से पतला रहता है, और अगर यहाँ पे आप एसिटाइलिन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड वाला लेते हो तो कई सेंटीमीटर ये ऊंचा भी जा सकती है, क्योंकि ये जो इंटरजोनल रीजन होता है यहाँ पे फ्री एटम थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इंटरजोनल रीजन जो है। सेकेंडरी वाला जो आपका ये कंबशन जोन होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ से मान लो रिएक्शन आपकी स्टार्ट हुई थोड़ी, तो यहाँ तक पहुँचते, यहाँ ये कोई यूज़ का नहीं है यूज़ का, और फिर इसके बाद जाके जैसे खत्म होने वाली चीज़ होती है, थोड़ा वैसे मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आके स्टेबल हो जाता है। इसके आसपास तो ऑक्सीजन या फिर है ही, मतलब है ना, जो इसके ऑक्सीडेंट है वो चीज़, तो यहाँ पे इसे ऑक्साइड बना लेता है, तो इसीलिए यहाँ पे जाते जाते जो है वो चीज़ स्टेबल हो जाती है। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्साइड बना लेते हैं सेकेंडरी आपके जोन में पहुँचते पहुँचते, और फिर ये वापसी सराउंडिंग में चले जाते हैं।
तो यहाँ से स्टार्ट होके आपको यहाँ तक पहुँचाना है। ये नो यूज़। फिर इसके बाद में इसको ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, और सेकेंडरी रीजन के अंदर पहुँचते हुए जो आपके ये अंदर वाले इनर कोर से जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको एक स्टेबल ऑक्साइड में बना देता है और फिर चले जाता है सराउंडिंग के अंदर। ये जो फ्लेम का आपका पूरा प्रोफाइल है ना, इससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि क्या क्या प्रोसेस जो है उससे होते हुए चीज़ें जा रही होती हैं अलग अलग फ्लेम के पार्ट्स के अंदर। साथ में जो है जैसे ये आपका फ्लेम के रीजन्स थे, ऐसे ही इसका एक ये होता है, आप ग्राफ टाइप बोल सकते हो, वैसे तो उसको प्रोफाइल बोलते हैं इसका। ठीक है, ये टेम्परेचर प्रोफाइल हो गया क्योंकि टेम्परेचर के साथ में यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे जो है ये आपका डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बढ़ता हुआ है। ये बर्नर की टिप है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको 0.5 0.5, ये है सेंटीमीटर में। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में ही होता है क्योंकि लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास आपको सबसे हाईएस्ट दिखेगा। ये रहा 2, ये रहा 2.5, ये लगभग यहाँ पे है ना। देखो इस तरफ जाओगे तो घट रहा है, इस तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ घट रहा है। ये घटती हुई रीडिंग में इधर लिखा दी है, इधर जगह नहीं समझ में नहीं आता इधर लिखने पे, तो इधर लिख दिया है। इधर नीचे घट रहा है, ऊपर घट रहा है। ये वाला सबसे हाईएस्ट है, लगभग 2.5 के करीब में जा रहा है, देखो आधे पे। ठीक है, तो ये डायग्राम नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। थोड़ा हमारे जैसे दांत होते हैं ना, दांत हमारे ऐसे ही दिखते हैं थोड़े, तो ये दांत वाला डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हो। यही होता है आपका टेम्परेचर प्रोफाइल डायग्राम या ग्राफ या दोस्तों जो मर्जी कह लो। यहाँ पे आप देखोगे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा ना, वो आपको लगभग 2.5 सेंटीमीटर के करीब में ही दिखाई देगा, जो लगभग प्राइमरी कंबशन जोन के एकदम ऊपर पाया जाता है। यानी ये जो प्राइमरी कंबशन जोन है इसके ऊपर पाया जाएगा, तो वो तो इंटरजोनल में ही आ जाता है, बस उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, लगभग बोला है मैंने, एग्जैक्ट भी नहीं बोला है। तो लगभग यहाँ पे लाई करता है आपका जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और यही इंपॉर्टेंट होता है आपके ज़्यादातर जो एमिशन मेथड्स होते हैं उसमें इस्तेमाल वगैरह करने के लिए। ठीक है, इसी के अलावा जो है एक और यहाँ पे एक ग्राफ है इस तरीके से, ये एब्जॉर्बेंस के साथ में है, और ये हाइट है बढ़ती हुई 0, 2.5, 5.0 तक ये हाइट है। मैंने कहा 2.5 पे मैक्सिमम टेम्परेचर आता है, तो यहाँ पे आप देख लो किस किस तरीके से जा रहा है। ये है घटता हुआ, बढ़ता हुआ, और ये इस तरीके का ग्राफ है। ये है मैग्नीशियम, सिल्वर और क्रोमियम। ये आपका फ्लेम एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहा है बेसिकली, जैसे वो टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, ये फ्लेम एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहा है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मैग्नीशियम वाले पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले इन्होंने 3 तरीके के आपको डिफरेंस दिखाने के लिए लिए हैं, एक मैग्नीशियम लिया, एक सिल्वर लिया, और एक बहुत जल्दी बना लेता है ऑक्साइड, एक वो लिया। 3 अलग अलग तरीके के लिए हैं बिहेवियर दिखाने के लिए। तो एक तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अगर आप देखोगे ना तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दिखा देता है, लगभग आपके एकदम सेंटर में आके, जैसे 2.5 यहाँ से जा रहा है, यहाँ से पास करेगा ना 2.5, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमा इसका लगभग इसी पॉइंट के करीब में बनता है। लगभग बात हो रही है यहाँ पे, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लगभग आप देखोगे तो मैक्सिमा यहीं कहीं बनता है। तो जो मैग्नीशियम होता है वो बीच में आके तो आपको मैक्सिमा दिखा देता है। ऐसा क्यों होता है भाई? पहले डिक्रीज है फिर बाद में डिक्रीज है। इसमें 2 इफेक्ट आ जाते हैं मैग्नीशियम के लिए, तो क्योंकि पहले तो आपका इनिशियल जो इंक्रीज है पहले बढ़ रहा है फिर घटेगा, तो इनिशियल जो इंक्रीज है वो इसीलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम जो एटम है वो ज्यादा बन पाते हैं फ्लेम के एक्सपोजर में आके। ठीक है, फ्लेम का एक्सपोजर रहेगा शुरुआत में तो ये ज्यादा बनेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम के जो भी एटम्स होते हैं। जैसे ही आप फिर सेकेंडरी कंबशन जोन में पहुंचने लगते हो, ठीक है, एक पीक आएगी ना, उसके बाद में आप सेकेंडरी कंबशन जोन में पहुंचने लगते हो, तो फिर उसके बाद में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। मैंने यही चीज कही, पहले आपका धीरे धीरे बढ़ेगा फिर आपका ऑक्सीडाइज हो जाएंगे जो भी स्पीशीज होती हैं, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो फिर ये घटने लग जाएगा। तो एब्जॉर्बेंस जो है वो आपको कम दिखाई देगी क्योंकि जो ऑक्साइड पार्टिकल है वो अब एब्जॉर्ब नहीं करेगा उस वेवलेंथ को, तो आपको दिखाई देगा कि भाई अब धीरे धीरे रीडिंग आपकी घट गई है। इसी के दूसरा पहलू अगर देखना चाहो तो सिल्वर के लिए देख सकते हो। यहाँ पे आपने सिल्वर लिया है जो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, एक तो ये मैक्सिमम बनाने वाला है, एक है जो एकदम सीधा ऊपर ही चला गया, पहले यहाँ तक इंक्रीज हुआ फिर आगे भी इंक्रीज हुआ। तो सिल्वर जो है वो आसानी से ऑक्साइड नहीं बनाता, तो जो जिसने ऑक्साइड बनाया नहीं तो वो तो रीडिंग देता रहेगा, जिसने ऑक्साइड बना लिया तो वो गया। तो यहाँ पे क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनाता है इसके अंदर, तो यहाँ पे जो आपके कंटिन्यूअस एटम है ना वो बढ़ते ही रहते हैं। जितने एटम बढ़ेंगे उतनी एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप बेस से लेके और उस फ्लेम के जो उस टिप को क्या कहते हैं, पेरीफेरी कहते हैं, तो बेस से लेके आप पूरे पेरीफेरी तक उस फ्लेम के आप इंक्रीज ही देखोगे, जहां तक भी जाएगा तो इंक्रीज ही दिखेगा आपको। लेकिन अगर आप क्रोमियम के केस में देखो तो भाई स्टार्टिंग में ज्यादा थी लेकिन ये घट क्यों गई? क्रोमियम जो है ना वो बहुत
जल्दी से, बहुत आसानी से बहुत स्टेबल ऑक्साइड बना लेता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड क्रोमियम बना लेता है। इसी वजह से जैसे ही ये ऑक्साइड बनाएगा ना, इसकी दुर्गति स्टार्ट हो जाएगी और ये घटता दिखाई देगा आपको। तो एब्जॉर्बेंस जो है वो घटती ही रहेगी क्रोमियम के केस के अंदर, और कंटिन्यूअस डिक्रीज दिखाई देता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इससे भी आपको ये पता लगता है कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से इसने ऑक्साइड बना लिया है। और कहाँ से बनाया है? स्टार्टिंग से ही बनाया है। ये स्टार्टिंग में नहीं बनाता, एक मैक्सिमा देता है, और फिर जो बाद में मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता ही है तो वो बन जाएगा। सिल्वर जो है वो बिल्कुल अड़ियल सा है, बनाता ही नहीं है किसी के साथ में भी ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका जो क्या कहते हैं यार, मतलब कह दो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, किसी चीज़ से आप जोड़ के भी देख सकते हो, है ना। आपको जरूरी नहीं आप थ्योरी के फॉर्म में याद रखोगे, आप वैसे भी जोड़ के देख सकते हो। तो ये अगर पेयर अप करेगा तो इसकी दुर्गति है, अगर नहीं करेगा तो सिर्फ ऊंचाई की तरफ ही जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में डिटरमिन करने के लिए इस तरीके से हम फ्लेम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, ये फ्लेम एटोमाइजर होते हैं, जिसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और फ्लोरोसेंस एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ किया जाता है। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे एक आपका लेमिनार फ्लो बर्नर है और कॉन्सेंट्रिक ट्यूब है नेबुलाइजर, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एरोजोल होगा, जो मैंने आपको बताया सोल्यूशन से बनता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेंट का भी फ्लो रहेगा, और मिक्स करेंगे इसको फ्यूल के साथ में। इसी के अंदर से जो वेस्ट, एक तरीके से आप कह सकते हो, उसको ये निकाल देता है, और जो सिर्फ एकदम फाइन ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं वही इसके अंदर रह जाती हैं। इसके अंदर जो ज़्यादातर आपका सैंपल होता है वो एक मिक्सिंग चेम्बर जो है इसके नीचे ड्रेन आउट हो जाता है, जो आप वेस्ट कंटेनर है नीचे आप इसमें देख भी सकते हो, लिखा हुआ है। जो एरोजोल है, ऑक्सीडेंट है और फ्यूल है, उनको साथ में बर्न किया जाता है। फ्लेम के पास ही जाना है भाई तीनों चीज़ों को। जो आपका एरोजोल है, यानी कि जो आपका वही सोल्यूशन से उठ के आया है, एक आप ऑक्सीडेंट दे रहे हो, फ्यूल दे रहे हो, बस यही 3 चीज़ें हैं मेन हो जाती हैं इसके अंदर। और इनको आपको क्या करना है, एक बर्नर है उसमें ये बर्न होंगे। लेमिनर फ्लो बर्नर जो है वो आपकी बड़ी एकदम ठीक सी फ्लेम जो है कह सकते हो, ज़्यादा पाथ लेंथ वाली, उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं लेमिनर फ्लो बर्नर जो होते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी सेंसिटिविटी होती है ना AWS के अंदर, और जो इसको यूज करने की इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेंस होती हैं इससे। जो इसका मिक्सिंग चेम्बर होता है, इसके अंदर आपके एक्सप्लोजिव मिक्सचर रखा जाता है, ताकि जब भी फ्लो रेट थोड़ा भी कम हो जाए तो फिर वो क्या करे, फ्लैशबैक मारे। इसी के साथ साथ जो है ये लेमिनर फ्लो बर्नर के अंदर एक आप देख रहे हो, ये प्रेशर रिलीफ वेंट इसके अंदर लगाया गया है। तो प्रेशर रिलीफ वेंट भी होता है इसके अंदर। तो दोनों ही तरीके के बर्नर होते हैं, लेमिनर फ्लो बर्नर भी और टर्बुलेंट फ्लो बर्नर दोनों होते हैं। लेमिनर मतलब देखो ना सीधा सीधा ही होता है, और टर्बुलेंट मतलब इस तरीके से जो है। तो दोनों चीजें आपको पता होंगी। लेमिनर मतलब बस ऐसे ऐसे ऐसे, और टर्बुलेंट मतलब इस तरीके से आप मान सकते हो। तो ये जो है ये लेमिनर फ्लो बर्नर के लिए हो जाता है। दोनों ही अवेलेबल होते हैं ये एटॉमिक AES के लिए भी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, और AFS के लिए भी। इसके साथ में दूसरी चीज जो आती है, एक तो ये इसका पूरा डायग्राम हो जाता है, दूसरा जो हो जाता है इसके अंदर इसका फ्यूल और ऑक्सीडेंट जो है दोनों का ही रेशियो, यानी दोनों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर भी होना चाहिए। कैसे रेगुलेट करेंगे इसको, तो इन दोनों को भी रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर होना चाहिए। अब इसके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है इसके ऊपर, क्योंकि इसी से आपका जो भी होना है वो इसी से थ्रू होना है। इसका रेशियो मेंटेन है तो आपका बढ़िया जाएगा। तो जो भी मेटल होते हैं ना, जो बहुत बढ़िया तरीके से ऑक्साइड बना लेते हैं, स्टेबल ऑक्साइड बना लेते हैं, तो उसमें एक फ्लेम को कंसिडर कर लेते हैं जिसमें फ्यूल जो है वो ज्यादा ही रहे। तो जहां अच्छा ऑक्साइड बनता है वहां फ्यूल ज्यादा रख लेते हैं, मतलब ये प्रेफरेबल होती है चीज। इस तरीके से वर्क किया जाता है। जो भी, और फ्लो रेट जो होता है उसको आपको रेगुलेट करना है, मैंने बताया। तो फ्लो रेट को रेगुलेट करने के लिए एक डबल डायफ्राम प्रेशर रेगुलेटर होता है, जिसके थ्रू फ्लो रेट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और फ्लो रेट को अगर मेजर करने वाला डिवाइस है तो वो रोटामीटर होता है। रोटामीटर ये नाम है डिवाइस का, जिससे कि फ्लो रेट को नापा जाता है। अब इसके बारे में, जैसे हम इसको यूज तो कर रहे हैं, लेकिन कितना ये कारगर होता है, इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है, तो ये रिप्रोड्यूसिबल तो होता है, लेकिन जो इसकी सैम्पलिंग एफिशिएंसी जो होती है ना, हाँ एफिशिएंसी जो है इसकी, वो इतनी ज्यादा नहीं रहती बाकी के मुकाबले। तो फ्लेम ऑटोमाइजेशन की थोड़ी कम रहती है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर देखोगे तो ज्यादातर जो सैंपल है ना वो फ्लो ही हो जाएगा, है ना, मतलब ड्रेन के अंदर ही चले जाएगा ज्यादातर सैंपल जो है। और जो पर्टिकुलर एक एक एटम है, जो इंडिविजुअल एटम है, उनका जो रेजिडेंस टाइम है वहां पे वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है इस तरीके से, जबकि उन्हें वहां पे होना चाहिए। और ज्यादातर आपका सैंपल जो है वो फ्लो डाउन नहीं हो जाना चाहिए, सीधा ऐसे ड्रेन में नहीं चले जाना चाहिए। तो ये हो जाती है इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।